अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब ने कल जेल से 2 पैगामात भेजे, क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक वफाकी वजीर ने दोबारा ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो बुनियादी तौर पे कल्ट है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कच्चे के डाकुओं को स्पेशल डील ऑफर की जा रही है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। एक बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में आ रही थी, इस तरह की खबरें शेयर की जा रही थी, लेकिन अब उस यूनिवर्सिटी की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया है, एक वजाहत जारी की गई है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा जी, सबसे पहली स्टोरी जो आपसे शेयर करनी है, वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है, लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग है जो उनको फॉलो करती है 35-40%। अब ये कल्ट वाला नाम बार बार आता है, बार बार इसका जिक्र होता है, लेकिन हकीकत यह है कि कल्ट कौन है या कल्ट कौन नहीं है वो अब पूरी कौम को पता है। इस वक्त जो आइन की हालत की गई है, लगता है ऐसा ही है कि उसका भी कोई मुबैना पुलिस मुकाबला कर दिया गया है, गलती से इधर गोली चल गई है या आइन के अंदर उधर गोली चल गई है। जो आइन की हालत बना दी गई है वो पूरी कौम के सामने है। आज अकरम शेख साहब क्या कह रहे हैं, आज हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं, आज मुनीर मलिक साहब क्या कह रहे हैं, आज सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं। मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले लोग इस हवाले से क्या बातें कर रहे हैं। अकरम शेख साहब कह रहे हैं कि इतना नुकसान तो किसी आमिर ने भी आइन को नहीं पहुंचाया था जितना नुकसान जो है मौजूदा हुक्मरानों ने पहुंचाया है तरमीम करके, 26वीं तरमीम करके। लेकिन उसके बावजूद एक कल्ट ऐसा है जो इन सारी चीजों की हमायत भी करता है, तो ये बड़ा आसान होता है कि किसी को कल्ट कह देना। अब आपको पता है कि अवाम का जो बड़ा हिस्सा है, अगर वो किसी चीज को सपोर्ट करता है तो वो कल्ट नहीं होता। कल्ट वो होता है जो छोटा सा एक सेगमेंट हो, जो अपनी राय दूसरों के ऊपर इंपोज करना चाहता हो, जिसके अंदर ना कोई आइन हो, ना कानून हो, ना कोई रूल ऑफ लॉ हो, और वो जबरदस्ती जत्थे की शक्ल में आपके ऊपर कुछ इंपोज करना चाहता है। वोट के जरिए कभी कल्ट नहीं आता। कल्ट जो है वो किसी और के जरिए से आ सकता है, वो वोट के अंदर रद्दोबदल करके आ सकता है। वो फॉर्म 45, 47, 46, 48 कुछ भी कह लें, उसमें रद्दोबदल करके तो कल्ट को आगे लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वोट से कभी भी कल्ट आगे नहीं आता। वोट से अवाम की मंशा आगे आती है, अवाम जो चाहती है वो होता है। बाकी जो वोट को नहीं मानते, जो वोट की इज्जत की पहले तो बात करते थे, अब उन्होंने वोट को ही कल्ट करार दे दिया है। पर एनीवे, एहसन इकबाल साहब का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी उनके हल्के में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि मईशत में भी बेहतरी आ रही है। जी हाँ जी, 700 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है इस वक्त। बाकी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अब इन सारे हालात में जो लोग इस हुकूमत की भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी मौशी पॉलिसी की भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऐन जमहूरियत के मुताबिक बात कर रहे हैं। जो लोग आइन के साथ खिलवाड़ के ऊपर एक तरह से तनकीद कर रहे हैं, जो महंगाई के ऊपर वावेला कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसी गुड गवर्नेंस है कि इतने अरसे एक सूबे में हुकूमत करने के बाद आप जनाब डाकुओं को डील्स ऑफर कर रहे हैं, उन लोगों को कल्ट कहा जा रहा है। बाकी जो इन सारी चीजों को अच्छा कह रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि जी ये बड़े बिल्कुल ऐन जमहूरियत के मुताबिक है और ये जमहूरी असूलों के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, नून लीग का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ये चीज शेयर की गई थी कि इंपीरियल कॉलेज लंदन टू एस्टैब्लिश कैंपस एट नवाज शरीफ IT सिटी विद 300 बेड हॉस्पिटल। अब ये इंपीरियल कॉलेज जो है वो नवाज शरीफ IT हॉस्पिटल में और साथ 300 बेड हॉस्पिटल, ये जब खबर मैंने उस वक्त भी पढ़ी थी तो मुझे समझ नहीं आई थी कि ये मसला क्या है। ये IT सिटी की बात हो रही है, साथ 300 बेड के अस्पताल की बात हो रही है, यहाँ पे IT सिटी बन रही है, ये अस्पताल बन रहा है, और इंपीरियल कॉलेज वहां पे आके क्या बनाएगा। एनीवे, इंपीरियल कॉलेज के हवाले से जब ये खबर सामने आई तो उसके ऊपर अब इंपीरियल कॉलेज ने बाकायदा अपने वेबसाइट के ऊपर, सरकारी वेबसाइट के ऊपर ये वजाहत जारी की है कि ये सामने आप देख सकते हैं, करेक्शन टू रिपोर्ट्स दैट इंपीरियल plans to open an overseas campus. Reports that Imperial College London plans to open a campus overseas are incorrect. There have been, उन्होंने कहा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अंदर और ऑनलाइन कि इंपीरियल कॉलेज इज ओपनिंग ए कैंपस एट नवाज शरीफ IT सिटी इन लाहौर। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि इंपीरियल हैज नो सच प्लान्स with all the universities campuses based in the UK. इंफॉर्मेशन अबाउट जो भी इसकी है आप इधर से ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि इंपीरियल कॉलेज वहां पे कोई कैंपस खोल रहा है नवाज शरीफ IT सिटी में, जहां पे 300 बिस्तरों का अस्पताल भी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, हम कोई कैंपस वहां पे नहीं खोल रहे। अब ये हो सकता है कि जो इंपीरियल कॉलेज नून लीग ने कहा था वो कोई और इंपीरियल कॉलेज हो, वो शायद
कोई बहुत ही बड़ा इंपीरियल कॉलेज हो जिसका हमें भी नहीं पता, लेकिन जो एक बड़ा जाना माना इंपीरियल कॉलेज है लंदन में, उन्होंने तो बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर इस हवाले से वजाहत जारी कर दी है। अच्छा जी, सिंध की हुकूमत ने हथियार डालने वालों को फनी तरबियत और रोजगार की फराहमी, सिंध में कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी गई है। बाकायदा इश्तिहारात दे के कच्चे के डाकुओं को ऑफर्स की जा रही हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये बाकायदा इश्तिहारात छापे गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कच्चे में अमन का सूरज तुलू, हुकूमत सिंध के अजम की जीत, कच्चे का इलाका वागुजार। और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स वगैरह कच्चे के डाकुओं को दी जा रही हैं कि आप आए, आप अपना असला फेंकें तो आपको रोजगार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑफर है। अगर आप कच्चे के डाकू हैं और अगर आप ये व्लॉग सुन रहे हैं तो आपके लिए सिंध हुकूमत की जानिब से ये ऑफर दी गई है, इसको अवेल करें। अब ये कच्चे के डाकू कब से कच्चे के डाकू में, कच्चा कुछ पंजाब में भी आता है, कुछ सिंध में भी आता है। यहाँ पे तो बार बार ये दावे करते हैं कि बड़ी जबरदस्त किस्म की गवर्नेंस है, तो आज तक ये कच्चे के डाकू खत्म क्यों नहीं हो सके? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो वहां पे हुक्मरान हैं, उनको इसका जवाब भी देना चाहिए। हालिया दिनों में जब वजीर आला की तब्दीली की बातें हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो जुनैद अकबर साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया कि हमारे कुछ ऐसे अराकीन असेंबली हैं जिन्होंने हो सकता है कि एफिडेविट वगैरह दिया हुआ है और हो सकता है कि वो हमारी जमात के खिलाफ वोट दे दें। और ये चीज जुनैद अकबर साहब ने इमरान खान साहब को भी मैसेज भिजवाया, उनको भी बताया। तो आगे से इमरान खान साहब का मैसेज आया कि जनाब अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, ये हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन लोगों से जान छूट जाएगी। तो ये खान साहब का आगे से जवाब था। वैसे गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान साहब ने जेल से 2 पैगामात भेजे। एक तो उन्होंने अपने साथियों के लिए पैगाम भेजा कि मेरे जितने भी मुकदमात हैं, तमाम अरकान पार्लियामेंट, तमाम वो जो इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, टीयर 1 की लीडरशिप है, टीयर 2 की लीडरशिप है, कोई MNA है, कोई MP है, कोई सेनेटर है, ये सारे लोग मेरे केसेस के अंदर शिरकत करें, ये अदालतों में जाएं, अदालतों के बाहर खड़े हों, मीडिया से बात करें और हर जगह पे मेक श्योर करें जिधर हमारा केस चल रहा है ये वहां पे मौजूद हों। ये बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब ने कल जेल से पैगाम भेजा है। दूसरा पैगाम उन्होंने अपनी साबका उनकी जो सास थी लेडी एनाबेल, उनके हवाले से भेजा। उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मुझे अभी पता चला है कि जो जमाइमा की वालदा है उनकी वफात हो गई है। उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि 1985 में जब मेरी वालदा की वफात हो गई तो उसके बाद से फिर मेरा इनके साथ जो ताल्लुक था, मैं इनको अपनी वालदा की तरह ही इज्जत देता था और वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। और बड़ी उन्होंने उनकी तारीफ की और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत भी करता अपने बेटों के साथ अगर मैं जेल में ना होता। और आखिर में उन्होंने नीचे ये भी लिखा कि गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद इमरान खान साहब का पैगाम। इमरान खान साहब की इस ट्वीट के ऊपर जमाइमा खान साहिबा के भाई ने भी ट्वीट की। जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा के भाई ने, उन्होंने कहा कि जो हमारी वालदा हैं वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और हम सब भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब ने एक एहलिया को छोड़ा, फिर दूसरी को छोड़ा, इस औरत को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, तो इसमें कोई ना कोई बुराई तो होगी। अब आप देख लें कि जमाइमा वो खातून है जिनके साथ इमरान खान साहब का सबसे तवील ताल्लुक रहा, फिर डाइवोर्स भी हो गई, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो इमरान खान साहब की इज्जत करती हैं, आज भी उनका खानदान इमरान खान की इज्जत करता है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि जो भी इमरान खान के करीब जाता है उसको इमरान खान साहब से एक तरह से कोई मसला हो जाता है या इमरान खान उसके साथ ये सलूक करता है कि उसके बाद वो उसको कोई जो है ना मिलना नहीं चाहता या उसके साथ वो रहना नहीं चाहता। आप देख लें कि इमरान खान के जितने भी साथी हैं वो सारे वो दरीना साथी हैं जो 30-30, 40-40 साल से इमरान खान साहब के साथ हैं। और वो शख्सियत जिसने इमरान खान के साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारा, जमाइमा जो उनकी बतौर अहलिया, वो आज भी इमरान खान साहब की ना सिर्फ रिस्पेक्ट करती हैं बल्कि उनका जो केस है उसको भी प्लीड करती हैं, उनके हवाले से आवाज भी उठाती हैं, अपने बेटों को भी वो इनकरेज करती हैं और उनका खानदान भी आज भी इमरान खान साहब की रिस्पेक्ट करता है। तो ये आपको इमरान खान की पर्सनैलिटी के हवाले से पता चलता है, एक तरह से वाजे होता है कि जिसका भी उनसे करीबी ताल्लुक है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई ताल्लुक खत्म भी हो गया तो रिस्पेक्ट फिर भी खत्म नहीं होती। अब इसकी क्या वजह है कि जिनका ताल्लुक भी इमरान खान साहब से खत्म हो गया, उनकी जो साबका अहलिया हैं, उनके जो खानदान वाले हैं, वो आज भी इमरान खान साहब की रिस्पेक्ट करते हैं। इसकी कोई वजह तो होगी, सोचने वालों के लिए और ढूंढने वालों के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी जिन्होंने इल्जामात लगाने हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो भी बहुत सारे इल्जामात लगाते रहेंगे। अच्छा जी, सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि किसी सियासी शख्सियत की कोई तस्वीर नहीं लगेगी
हुकूमती इश्तिहारात पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा, किसी के बाप का पैसा नहीं है कि जनाब पैसा आवाम का हो और तस्वीरें आप अपनी लगा दें, शक्लें आप अपनी लगा दें। इसी किस्म की गुफ्तगू हुई है खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने वाज़ेह ये पैगाम दे दिया है कि ये हुक्मरानों के वालिद का पैसा नहीं है, ये इस अवाम का पैसा है, ये अवाम पे खर्च होगा, अवाम के पैसे से हम लोग अपनी तस्वीरें किसी सूरत में नहीं लगवाएंगे। मोनस अलाई साहब ने एक ट्वीट किया, ये सामने आप देख सकते हैं, वो जो एंटी स्मोक गन्स आई हुई हैं लाहौर के अंदर। और आपको पता है कि हालिया दिनों में खबर आई कि लाहौर दोबारा दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। फजाई आलूदगी कभी उधर बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम होती है, कभी ज्यादा हो जाती है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका इस वक्त शुमार हो रहा है। तो मोनस अलाई साहब ने यह ट्वीट किया है कि एंटी स्मोक गन से लाहौर की आलूदगी में जरा भी कमी नहीं आई। मैडम जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनके हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने इन नुमाइशी खिलौनों पर कौम के अरबों रुपए उड़ा दिए, नतीजा लाहौर बदस्तूर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। ये गुज़िश्ता रोज मोनस अलाई साहब ने ट्वीट की हुई थी और साथ वो स्मोक गन की तस्वीर भी शेयर की हुई है, जिसके ऊपर मरियम बीबी की भी और साथ नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर बनी हुई है। अब ये जो लाहौर में स्मोक गन्स आई हैं, क्या इससे लाहौर में आलूदगी कम हुई है? अगर आप किसी उस इलाके में रहते हैं कि जहां पे इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे इलाके में क्या फर्क पड़ता है, वो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनसे लोकलाइज्ड किस्म का थोड़ी देर के लिए तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आप आलूदगी पे काबू नहीं पा सकते। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हालिया दिनों में बार बार ये खबर सामने आ रही है कि लाहौर जो है वो दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया, पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। फजाई आलूदगी कभी कम हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मुस्तकिल हल नहीं है ये गन्स। और मोनस अलाई साहब कह रहे हैं कि इनके ऊपर कौम के अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, इन खिलौनों के ऊपर अपनी तस्वीर भी ऊपर लगवा दी गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। वो हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई फायदा हुआ है, अगर आप लाहौर के मकीन हैं, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लाहौर से पंजाब बार कौंसिल के तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। मैं थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर कर देता हूं। नंबर 1 आबिद हफीज विर्क साहब हैं, मियां इमरान पाशा साहब हैं, राना जमीर अहमद साहब हैं, यूसुफ वाइन साहब हैं, मोहम्मद शाहीन चौधरी साहब हैं, जुबैर अहमद कसाना साहब हैं। कसूर से जो तहरीक इंसाफ पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में उम्मीदवार हैं उनमें सरदार नबी अहमद साहब हैं, मोहम्मद शरीफ जाहिद साहब हैं, शेखुपुरा से गजनफर अली भट्टी तहरीक इंसाफ के पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार होंगे, जबकि ननकाना साहब से खादम हुसैन सद्दू तहरीक इंसाफ के पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवार होंगे इंतखाब के। तो ये जो लिस्ट है ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई है, शेयर की गई है। गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी साहब की जनाब मुलाकात हुई है मुफ्ती मुनीब साहब से, और उस मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीब साहब की जानिब से बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सानिया मुरीद के और उसके बाद रुनुमा होने वाले वाकयात और मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू हुई है और मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो सानिया मुरीद के है बकौल मुफ्ती मुनीब साहब के, इसके ऊपर क्या हल निकाला जाएगा, इसके ऊपर क्या कोई तहकीकात करवाई जाएंगी, क्या कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन इस हवाले से यह बताया गया है कि दोबारा मुलाकात होगी हुकूमती शख्सियात की उलमा इकराम से और इस मसले को मजीद डिस्कस किया जाएगा। इमरान खान साहब की जानिब से महमूद अचकजई साहब का नाम दिया गया बतौर अपोजिशन लीडर। अब उनको नामजद भी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने लेटर के ऊपर एक, जिसे आप दरखास्त भी कह सकते हैं, नोटिफिकेशन कह दें, जो मर्जी कह दें, उसके ऊपर दस्तखत करके स्पीकर साहब के ऑफिस में भी जमा करवा दिया है। लेकिन अभी तक महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्पीकर के ऑफिस की जानिब से इसमें रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी। अब रुकावट डाली जाती है या नहीं डाली जाती, अगले चंद घंटों के अंदर उम्मीद यही है कि आज ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। आज क्लियर नहीं होगी तो एक आधे दिन में क्लियर हो जाएगी। तलाल चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज दोबारा वो पीछे बुलेट प्रूफ एक गाड़ी खड़ी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की। काफी उनको बुरा लग रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब ने वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस भिजवा दी हैं। भाई अगर ये इतनी शानदार और इतनी जबरदस्त गाड़ियां, इस तरह करें इनमें से एक गाड़ी मरियम बीबी को दे दें, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया था कि ना उनकी गाड़ी में वाईफाई है ना उनकी गाड़ी में चार्जर है, तो एक गाड़ी उनको दे दें, कम से कम इतनी जबरदस्त गाड़ियां हैं। बाकी वफाकी वुजरा को दे दें। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वापस भेज दी हैं, वो ये कहते हैं कि ये चली हुई एक्सपायर्ड गाड़ियां हैं, इस्तेमाल हुई हुई गाड़ियां क्या किसी को ऐसे दी जाती हैं? इन्होंने कहीं से वो गाड़ियां वापस ली हैं और हमें भेज दी हैं, लिहाजा हम इनको ये गाड़ियां वापस भेज रहे हैं। और उनका मौकिफ ये है कि जिन लोगों ने उस गाड़ियों की इंस्पेक्शन की है वो भी ये कहते हैं कि ये गाड़ियां ठीक नहीं है।
अच्छा जी, सिंध की अजीम गवर्नेंस की तो बात होती है, पीपल्स पार्टी वाले करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिंध रवां बरस कारोकारी में 117 ख्वातीन समेत 160 अफराद को मारा गया, गैरत के नाम पे मार दिया गया, मुख्तलिफ इल्जामात लगा के मार दिया गया। ये सिंध की हालत है। दूसरी जानिब सिंध के जो कच्चे के डाकू हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स निकाली जा रही हैं, उनको मराद दी जा रही हैं, उनको डील्स ऑफर की जा रही हैं कि भाई आप असला फेंको और आके कौमी धारे में शामिल हो जाओ। तो भाई इतने अरसे से आपकी वहां पे हुकूमत है, जो लोग ये पूछते हैं कि जी 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हम यहाँ पे वफाकी हुकूमत सब कुछ कर रहे हैं, या नून लीग वाले सब कुछ कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत सब कुछ कर रही है, पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। भाई आपकी सिंध में कितने अरसे से हुकूमत है? वहां पे आपसे कच्चे के डाकू अभी तक जो है काबू नहीं हुए। अब आपने उनको डील्स ऑफर करना शुरू कर दिए। कच्चे के डाकू और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसमें भारत इन्वॉल्व है, उसमें गैर मुल्की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, उसमें जदीद असला इन्वॉल्व है, बाकायदा ट्रेंड करके लोगों को भेजा जाता है, बड़ा असला इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर वहां पे सिक्योरिटी के इदारों को टारगेट किया जाता है। लेकिन उसका कंपैरिजन ये करते हैं सिंध से और पंजाब से। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिंध में इतने अरसे से आपकी हुकूमत है तो क्यों नहीं आपने कच्चे के डाकुओं को खत्म किया? अब आप उनको डील्स क्यों ऑफर कर रहे हैं? बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।